Hey guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today we will discuss about aids to interpretation of statutes and specially about internal aids. So दोस्तों आज हम बात करेंगे aids to the interpretation of statutes, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में कौन कौन से फैक्टर्स हमारी मदद करते हैं और इसमें भी स्पेशली हम डील करने वाले हैं इंटरनल एड्स के साथ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एड्स क्या होता है। देखिए इसका मतलब है कि फैक्टर्स जो कि हमारी मदद करते हैं। अब मदद किस में करनी है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में, बिकॉज हमारा चैप्टर ही वो है। तो इसमें जैसे हम किसी भी स्टैट्यूट को पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हमारी मदद कर सकते हैं उसको समझने के लिए, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये बनता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो भी इंटरनल फैक्टर्स, तो वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं। एन एड इज कंसिडर्ड एज अ टूल और डिवाइस विच हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट। बिल्कुल सही। द कोर्ट कैन टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। तो ये वो टूल और डिवाइस है जो कि इंटरप्रिटेशन में हमारी मदद करता है और कोर्ट जो है इन फैक्टर्स की हेल्प लेती है। अब देखिए कोर्ट क्यों हेल्प लेती है? बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट किसका काम है? जुडिशरी का काम है। जैसे हम जानते हैं हमारी डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स है। लेजिस्लेचर जो कि एक्ट बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है, एंड फाइनली जुडिशरी जो कि लॉ को इंटरप्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक टूल है जो कि जुडिशरी की, कोर्ट की मदद करता है लॉ को समझने के लिए और समझाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। टाइप्स ऑफ एड्स। सबसे पहले जो मदद है ना, वो कितने तरीके की हो सकती है? 2 तरीके की, इंटरनल एड एंड एक्सटर्नल एड। मतलब अगर इंटरनली बात सुलझ जाती है, इंटरनली मदद मिलती है, मतलब जिस एक्ट को हम पढ़ रहे हैं, जिस एक्ट को हमें समझना है, अगर उसी के अंदर हमें हेल्प मिल जाती है समझने में, तो वो हो गई इंटरनल एड। सेकंड, एक्सटर्नल, मतलब उस एक्ट के अंदर हमें कोई हेल्प नहीं मिली, अब हम एक्सटर्नल सोर्सेज पे जाते हैं, तो वो होती है एक्सटर्नल एड, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम रखेंगे इंटरनल एड को अपना टॉपिक। तो जानते हैं इंटरनल एड में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनल एड के बारे में। इट मीन्स दोज एड्स विच आर अवेलेबल इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ, जो कि स्टैट्यूट में ही मौजूद हैं। कोर्ट कैन इंटरप्रेट द स्टैट्यूट बाय एम्प्लॉइंग सच एड्स विच आर एज फॉलोज। अब किस किस तरीके में ये इंटरनल एड मौजूद है वो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले टाइटल ऑफ द स्टैट्यूट, मतलब उस स्टैट्यूट का क्या टाइटल है। जैसे कोई भी लॉ होता है, कोई भी एक्ट आप देखते हैं, उसका कोई ना कोई टाइटल होता है। जैसे हमने देखा इंडियन पिनल कोड, ठीक है, हमने देखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, हमने देखा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और ऐसे हम जितने भी देखते हैं सबके पास एक टाइटल है, सबका एक नाम है। तो हम उस नाम से भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका मतलब है कि इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनके बारे में ये डील करता है। अभी हमें सिर्फ टाइटल से इतना पता चल रहा है कि ये जो एक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डील करता है, वो भी इंडिया में होने वाले। अब सभी कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है या नहीं करता है वो हमें पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन हमने टाइटल से मोटा मोटा इतना समझ लिया, ठीक है। तो इसने मदद करी हमारी एक्ट को समझने के लिए। पहला टाइटल ऑफ द स्टैट्यूट। सेकंड इज प्रियम्बल। प्रियम्बल भी हर एक्ट में, हर स्टैट्यूट में अवेलेबल होता है कि इसका मकसद क्या है। तो वो जो मकसद होता है ना, 2-3 लाइन में समझाया जाता है कि ये एक्ट क्यों बना है, तो वो भी काफ़ी बार मदद करता है। अगर आप अपना बेरेक्ट स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको उसमें प्रियम्बल भी मिलेगा। फिर होता है मार्जिनल नोट्स। ये नोट्स हर सेक्शन में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ये किसी किसी सेक्शन के साइड में ये डाले जाते हैं बेरेक्ट में। तो ये किस लिए होते हैं? उसको समझने के लिए, जिस सेक्शन के सामने डाले हैं उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, अगर उसको समझाने की ज़रूरत है तो उससे भी हमें मदद मिलती है अपने एक्ट को समझने के लिए। फोर्थ इज हेडिंग। हेडिंग आपको पता है, जैसे पूरे एक्ट की हेडिंग को हम टाइटल बोलते हैं, वैसे हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन की हेडिंग को देखा तो हमें उस सेक्शन के बारे में पता चला, ठीक है। फिफ्थ वन इज इलस्ट्रेशंस। लाइक अगर हमें उस सेक्शन को और बेहतरीन तरीके से समझना है और उसमें इलस्ट्रेशंस दिए हैं तो हमें इलस्ट्रेशंस पढ़ने चाहिए। सिक्स्थ इज एक्सप्लेनेशन। अगर एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है तो एक्सप्लेनेशन भी हमारी मदद करता है उस एक्ट को अच्छे से समझने के लिए। सेवेंथ इज डिफिनीशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज। बिल्कुल सही। अगर हमें उस एक्ट से रिलेटेड किसी भी वर्ड में कोई डिफिकल्टी है तो हम सीधा पहुंचेंगे सेक्शन 2 या फिर सेक्शन 3, जो भी डेफिनेशन क्लॉज होगा वहाँ का, उसमें हम देखेंगे कि क्या इस वर्ड को डिफाइन किया गया है। अगर हाँ तो हम उसके अकॉर्डिंग उस मीनिंग को डिराइव करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंटरनल एड का 7th पॉइंट। आगे चलते हैं।
नाउ पंक्चुएशंस। अब देखिए पंक्चुएशंस कैसे मदद करती है। पंक्चुएशन मतलब कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें, एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये कैसे मदद कर सकती है। ये कभी कभी पूरे डायरेक्ट की मीनिंग को चेंज कर सकती है। जैसे किसी भी लाइन में जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ए बी और सी सेपरेट है, मतलब ए कोई अलग है, कोई पर्सन होगा, बी कोई अलग है, सी कोई अलग है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ ए बी कॉमा सी, मतलब यहाँ पे ए और बी एक साथ बोले, उसके बाद कॉमा फिर सी, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सी अलग है और ए भी कोई एक पर्सन है। तो देखिए कॉमा ने पूरी मीनिंग चेंज कर दी। तो यही होता है पंक्चुएशन का रोल। तो पंक्चुएशन अगर किसी एक्ट में आए तो उसको भी ध्यान से समझना पड़ता है कि ये किसके बाद आ रहा है, कितनी इसने मीनिंग को, जैसे फुल स्टॉप आ गया तो वहाँ तक की मीनिंग बिल्कुल अलग, उसके बाद की मीनिंग बिल्कुल अलग। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है और ये भी हमारी मीनिंग डिराइव करने में मदद करती है। 9th इज शेड्यूल्स। शेड्यूल्स मीन्स हर एक्ट में नहीं होते, लेकिन जिसमें भी प्रोवाइडेड हैं। शेड्यूल्स पीछे होते हैं जब सारे आर्टिकल्स या फिर सेक्शंस खत्म हो जाते हैं, तो शेड्यूल्स दिए रहते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आर्टिकल या सेक्शंस में डालेंगे तो वो सेक्शन अननेसेसरी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए शेड्यूल्स बनाए जाते हैं। 10th इज सेविंग क्लॉजेज। सेविंग क्लॉज मतलब ये बिल्कुल लास्ट के 2 सेक्शंस में होता है, सेविंग एंड रिपील क्लॉज। ये क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सेविंग क्लॉज की ज़रूरत तब पड़ती है जब जिस टॉपिक पे हम एक्ट वो देख रहे हैं उस पे पहले से कोई एक्ट या फिर कोई भी तरीके का गाइडलाइंस मौजूद थी। तो ये बताता है कि क्या हमने पहले वाले का हमने क्या किया। आपने ये एक्ट बनाया ठीक है, बट जो पहले से अवेलेबल एक्ट था आपने उसका क्या किया, तो ये बताता है हमारा सेविंग क्लॉज। 11th इज प्रोवाइजो। प्रोवाइजो अगर जिस भी सेक्शन में दिया रहता है वो हमारे उस सेक्शन को समझने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, ये आप सब जानते होंगे। एंड लास्ट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस अगर कहीं दिए हैं, जैसे आपको पता है कि कल्पेबल, होमिसाइड एंड मर्डर जब हम पढ़ते हैं तो एक्सेप्शन कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जब भी एक्सेप्शन कहीं भी दिए हों किसी भी एक्ट में, वो उस सेक्शन को समझने के लिए काफ़ी हद तक मदद करते हैं। तो ये सारे के सारे 12 ये आपको याद रखने हैं। अगर आपने ये अपने आंसर में मेंशन कर दिए तो आपका आंसर काफ़ी बेहतरीन बन जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इंटरनल एड के, मतलब जिस एक्ट में हमें दिक्कत है हमने उसी के अंदर से मदद कर दी, मतलब घर की बात घर में ही सुलझा दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एक्सटर्नल एड क्या होते हैं, जब इंटरनली बात नहीं बन रही है, अब हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स की मदद लेनी पड़ रही है, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।